आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी का संविधान क्यों और कैसे, यानी संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और संविधान को कैसे हमने अडॉप्ट किया है, संविधान क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने चैप्टर में चर्चा करेंगे। संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और संविधान, भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इन सब चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है। जैसे कि एनसीईआरटी हमने प्रीवियस एनसीईआरटीज़ में देखा था, एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन से शुरुआत हुई, हमें संविधान की आवश्यकता क्या है, इसका भी ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। हमें संविधान की आवश्यकता क्या है, इसमें संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें यहाँ पर आज पता चलेगा। संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान क्या करता है, संविधान के कार्य क्या है, समाज में संविधान की क्या भूमिका है और हमारे दैनिक जीवन का संविधान से क्या संबंध है। संविधान तालमेल को बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। एनसीईआरटी 11th क्लास की कहती है, एनसीईआरटी अब तक जो हमने पढ़ी है सब बेसिक नॉलेज ही प्रोवाइड कर रही हैं और इसमें आज संविधान के बारे में कि संविधान तालमेल को बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं भी हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, वे अलग अलग व्यवसाय भी करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग उनके शौक हैं, सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें से कुछ धनी हैं तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं या कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। कुछ भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए, यही यहाँ पर बात आती है। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं तब। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किसका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना सके। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाए, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि लोग इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। अब संविधान का काम क्या है, यहाँ पे उसी की चर्चा की गई है। संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। इन्होंने एग्जाम्पल और एक स्टोरी के थ्रू बताया कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में, उस राज्य में, गांव के अंदर हमारे काफ़ी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं।
लोगों के अंदर भिन्नता है, लोगों के स्वरूप अलग अलग हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनके रहने की जगह अलग है, उनके शौक अलग अलग हैं, उनकी अपनी अपनी हॉबीज़ हैं, अलग अलग उनका पहनावा है, अलग अलग उनकी भाषा है। तो काफ़ी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अब इस तरीके से कई समुदाय हमारे देश में या हमारे समाज में रहते हैं। तो संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है कि अगर ये सब समुदाय आपस में किसी विवाद को ना खड़ा कर दें, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, एक दस्तावेज तैयार किया है, कानून बनाया गया है, उसे संविधान कहा गया। तो संविधान एक बेसिक नॉलेज के तौर पर अगर देखें तो ये एक दस्तावेज है जिसमें कानून है, कुछ विधि बनाई गई हैं नागरिकों के लिए जो समाज के अंदर रहते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं और उन अधिकारों से उन्हें वंचित ना किया जाए। समानता का भाव सभी नागरिकों में, सभी लोगों में समाज के अंदर बिठाया जाए। उनकी संस्कृति, उनके समाज, उनके धर्म, आयु, लिंग या फिर उनके वंश को लेकर के कोई भी भेदभाव किसी भी तरह का ना किया जाए, सबको समानता के भाव से देखा जाए। तो ये जो सब कानून है, नियम है, विधि है, ये कहाँ पर इकट्ठा कर दी गई है? संविधान के अंदर। इसमें बताया गया है कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, किसी चीज़ से, किसी भी अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा और देश में रहने वाले सभी लोगों को समान नज़रिए से देखा जाएगा। संविधान का पहला काम यही है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी संविधान का पहला काम क्या है? यहाँ पर संविधान का पहला काम है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। जो विधि और कानून उन्हें सरकार ने बनाकर दिए हैं, सरकार कौन है? जो जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो वहाँ पर जाकर के सत्ता में अपनी सरकार बनाते हैं और फिर लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। तो वो जो पार्टी है, समाज है, और जो भी नियम बना रही हैं उनको सब पर लागू करवा रही है। समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय है, सब लोग मिलजुल कर एक कानून पर सहमत होकर चलते हैं और उस पर विश्वास भी रखते हैं। यही संविधान है। खुद करें, खुद सीखें, एक और यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित के बारे में हो सकते हैं, जैसे कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव हम कैसे करते हैं, कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकते हैं, ये क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा में परामर्श किए बिना नहीं ले सकता। यदि और लोग उससे सहमत हों तो आप इसमें और बातें भी जोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रहे कि इसमें वे बातें भी हों जिन पर पहले मतभेद हो, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए, और इन सभी निर्णयों को कागज पर लिख लें और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना यहाँ करना पड़ेगा? क्या विभिन्न छात्रों में इस पर मतभेद था? उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया? इस बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब निर्णय और निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या हैं, कि संविधान का निर्णय कैसे लिया गया और संविधान बनकर के कैसे तैयार हुआ और क्या क्या वो शक्ति देता है संविधान को, क्या क्या शक्ति हैं जो नागरिकों को वो देता है। अब संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का एक समूह है। संविधान बुनियादी सिद्धांतों का एक समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उस राज्य का शासन होता है। यानी निर्माण और निर्णय, तो संविधान एक बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण होता है और उस राज्य का शासन चलाया जाता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों? ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको कै नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे को कै नियम बनाने की चाहता है, फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं
और इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शामिल या शासित होना है, हमें वास्तव में ये तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान के इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी प्रश्न अंतुरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेगी। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए, या प्राचीन यूनान की पद्धति को क्या प्रत्येक मुद्दे पर वे सभी को वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। अब ये लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुछ कितने प्रतिनिधि हों। उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ है, भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर जो कानून है वो संसद बनाएगी, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया गया है। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसने देखा कि पहले उन कानूनों को बनाने का आधार रखने वालों को पहचाना होगा। यदि आपने संसद को कानून बनाने के अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सबसे पहले सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि काम यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके समाप्त होगी। अब संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ये सब यहाँ पे संविधान के फीचर्स हैं। संविधान कैसे बनता है ये, तो दूसरा नाम इसका हो जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार के कैसे निर्मित होंगी। कार्टून में यहाँ पे इन्होंने पूछा, यूरोप का ये संविधान है द फ्यूजिंग फादर्स। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कितनी होती हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु 7 उम्र जब उसे सत्ता में कानून बनाए, तब आपको लगे कि यह कानून पूर्णतः अनुचित है, और उदाहरण के लिए उसने आपको अपने भाई को पालन करने से रोक दिया था। उसने यह कह दिया था किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गति गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने के अधिकार भी नहीं होना। यह सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है।
यह किसी 1 अगस्त अब यहाँ पर बताया गया है कि सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है या किसी खास रंग वाले लोगों को कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया के लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। इसके बारे में जानते हैं यहाँ पर ये क्या कहना है। तो संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और सीमाओं तक लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करना सबसे सरल तरीका यह है। नागरिकों के रूप में आपके हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया है। कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और भिन्नताएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदली रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। जैसे अब बात आती है यहाँ पर, ये सीमा एक रूप में मौलिक होती है, सरकार कभी भी इनका उल्लंघन कर सकती है। इस बारे में यहाँ पर बताया है। सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। संविधान सभा की शक्तियों की तरह कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और भिन्नताएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदली रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त की जाए। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रता भी दी गई है यहाँ पर, जैसे भाषण की स्वतंत्रता है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य कैसे काम करते हैं। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए,
जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताएं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरना जहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे यह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों में निपट सके। अधिकतर पुराने जो संविधान हैं द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण होता है और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का भी काम किया जाता था। लेकिन जब से 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान भारत में आए, जिनमें भारतीय संविधान का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सम्मान ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत साधारण उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार के कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्त कर दे। भगवान भारतीय एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार का सकारात्मक कार्य रुक सके और समाज की सेवा। भारतीय संविधान ने संबंध में कुछ नए प्रयोग पर काम किया, जिन समाजों में नाना प्रकार की समानताओं को गहरी समझ से नए पर उठा दिया। उदाहरण के लिए और उदाहरण दिया उन्होंने भारत की आकांक्षा कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें इतना सामर्थ्य भेदभाव ना हो। यदि वह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हम अपना दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया था कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान ने अपने समाज की आकांक्षाओं को निपटारा किया। उदाहरण के लिए भी भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि हम समाज के प्रत्येक आधार व्यक्ति को बुनियादी जरूरतों में शिक्षा निर्माताओं संविधान निर्माताओं की इच्छा भी है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों भारतीय संविधान सरकार को यह चाह प्रदान करता है। कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम भी उठा सकें और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य करने वाले प्रावधानों को पहले है कि संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और संविधान में के भौतिक अधिकारों वाले लोग वहाँ पाए जाते हैं।
संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या क्या है ये कि संविधान यहाँ पे है, संविधान शक्तियों की नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, बल्कि सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिनसे समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सकें। जैसे दक्षिण अफ्रीका का निधन हुआ, सरकार को अनेक उत्तर भारतीय सौंपता रहा, अंतरदायित्व सौंपता रहा। यह भारत की बाकी जो लोग हैं उनके साथ में भेदभाव हुआ और समय को बचाने के लिए बढ़ावा देने, न्यायपूर्ण भेदभाव से गलतियां करने के लिए यह प्रावधान भी करता है जो कि हमारे यहाँ पर इंडोनेशिया में भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की है। अब राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या कहती है कि आखिर और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान है। इसका अर्थ है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज को एक सामूहिक इकाई के रूप में जाना पड़ेगा। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी ढांचे, नियम पर फोकस करना है। अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं इसमें होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। जैसे दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य, स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, जब शायद यह संभव हो सका कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक विषय नगर विषय के सभी प्रावधानों को लेकर जो किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग के लिए होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के लिए सम्मिलित से बनते हैं। उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला सकते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मनी नस्ल के आधार पर हुआ था और संविधान ने इस पहचान बड़ी यहाँ पे अभिव्यक्ति की थी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता और नस्ल को संविधान जातीयता नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों में बीच के संबंधों को लेकर यहाँ पर देश की राष्ट्रीय पहचान बनाना है। संविधान की सत्ता क्या है कि हमारा संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ये इनकी यहाँ पे रूपरेखा। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, फिर तो सारे क्वेश्चंस ही हैं ये, बस चैप्टर तो इतना ही था।
यानी 9 पेजेस का चैप्टर है, बहुत इजीली इसके नोट्स बन जाएंगे, वैसे पढ़ लेना।